राजस्थान की धरती पर सूरजपुर गांव बसा था। इसका नाम सूरज की पहली किरण से जुड़ा था। हर सुबह सूरज की सुनहरी किरणें गांव के कच्चे पक्के घरों पर पड़ती थीं। वे किरणें खेतों में लहलहाती बाजरे की फसलों को चमका देती थीं। गांव की गलियां मिट्टी की थीं। सुबह शाम उन पर चलने वाले लोगों और पशुओं के पैरों के निशान बन जाते थे। हवा में एक अजीब सी शांति थी। यहाँ जीवन बहुत सरल था। लोग एक दूसरे को जानते थे। वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। गांव के बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। ये पेड़ गांव की आत्मा जैसा था। बच्चे इसके नीचे खेलते थे और बड़े बुजुर्ग अपनी पगड़ी संभालते हुए चौपाल पर बैठते थे। गांव का जीवन अपनी धीमी गति से चलता था। यहाँ की महिलाएं सुबह जल्दी उठ जाती थीं। वे कुएं से पानी भरती, अपने घड़ों को सिर पर रखकर संतुलन बनाती हुई घर लौटती। उनके रंग बिरंगे घाघरे और ओढ़नियां सूखी धरती पर रंगों की बहार ले आती थीं। पुरुषों के लिए खेती ही सब कुछ थी। वे अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकल जाते थे। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को जब वे घर लौटते तो उनके चेहरों पर थकान के साथ एक संतोष भी होता था। गांव की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी। साथ ही चूल्हों से उठता धुआं और पकती हुई रोटियों की महक भी होती थी। यह सूरजपुर की साधारण लेकिन खूबसूरत दुनिया थी। सूरजपुर में परंपराओं का बहुत महत्व था। यहाँ हर फैसला गांव के बड़े बुजुर्ग मिलकर करते थे। उनकी बात पत्थर की लकीर होती थी। शादी ब्याह तीज त्योहार सब कुछ पुराने रीति रिवाजों के अनुसार ही होता था। लोगों का मानना था कि परंपराएं ही समाज को जोड़कर रखती हैं। वे उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा मानते थे। लड़कियों को घर के कामकाज सिखाए जाते थे। उन्हें सिखाया जाता था कि ससुराल ही उनका असली घर होगा। लड़कों को खेती बाड़ी और परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार किया जाता था। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी और किसी ने इसे बदलने के बारे में सोचा भी नहीं था। इसी गांव में चौधरी हरदेव सिंह का परिवार रहता था। उनका घर गांव के बाकी घरों से थोड़ा बड़ा था। घर की दीवारों पर खूबसूरत कलाकृतियां बनी हुई थीं। ये घर गांव में सम्मान का प्रतीक था। हरदेव सिंह और उनकी पत्नी कावेरी देवी अपनी परंपराओं पर बहुत गर्व करते थे। उनका मानना था कि घर की इज्जत बहू और बेटियों के हाथों में होती है। वे एक ऐसे परिवार का सपना देखते थे जहां नियम और अनुशासन का पालन हो। सूरजपुर की शांत और पारंपरिक दुनिया में उनका परिवार अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा हुआ था। उनकी जिंदगी में जल्द ही एक नया अध्याय शुरू होने वाला था जो उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। चौधरी हरदेव सिंह गांव के एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी मूछें हमेशा ताव में रहती थीं और उनकी आवाज में एक अधिकार था। वे अपनी परंपराओं और उसूलों के पक्के थे। उनका मानना था कि परिवार की नींव अनुशासन और सम्मान पर टिकी होती है। उनकी पत्नी कावेरी देवी एक सीधी सादी महिला थीं। उनका संसार अपने पति, घर और बच्चों तक ही सीमित था। उन्होंने हमेशा अपने पति की हर बात मानी थी। वे एक कठोर सांस थीं, लेकिन उनके दिल में अपने परिवार के लिए बहुत प्यार था। वे चाहती थीं कि उनके घर की परंपराएं हमेशा जीवित रहें। उनका एक बेटा था राघव और एक बेटी थी नेहा। राघव अपने पिता की तरह ही मेहनती और जिम्मेदार था। वह शहर में पढ़ाई करने गया था, लेकिन अपने गांव की जड़ों को कभी नहीं भूला। वह अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। नेहा परिवार की लाडली थी। उसकी शादी पास के ही एक अच्छे घर में हुई थी। कावेरी देवी अपनी बेटी नेहा से बहुत प्यार करती थीं। जब भी नेहा मायके आती तो घर में त्योहार जैसा माहौल हो जाता था। कावेरी देवी उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाती थीं। वे कहती थीं, बेटी तो मेहमान होती है, जितने दिन रहे उसे रानी बनाकर रखना चाहिए। ये सोच चौधरी परिवार में गहरी जड़ें जमा चुकी थीं। अब राघव की शादी का समय आ गया था। हरदेव सिंह और कावेरी देवी अपने बेटे के लिए एक संस्कारी बहू चाहते थे।
वे एक ऐसी लड़की चाहते थे जो उनके घर की परंपराओं को समझे और उन्हें आगे बढ़ाए। उनकी खोज रुचि पर आकर खत्म हुई। रुचि एक छोटे से शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। वह शांत और समझदार थी। उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। उन्होंने उसे सिखाया था कि परिवार को जोड़कर रखना ही एक औरत का सबसे बड़ा धर्म होता है। चौधरी परिवार को रुचि अपनी बहू के रूप में बहुत पसंद आई। उन्हें लगा कि वह उनके परिवार के लिए बिल्कुल सही है। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। कावेरी देवी ने अपनी होने वाली बहू के लिए बहुत सारे सपने देखे थे। वे सोचती थीं कि बहू आएगी तो घर का सारा काम संभाल लेगी, वह उनकी सेवा करेगी, वह परिवार के मान सम्मान का ख्याल रखेगी। उनकी उम्मीदें बहुत बड़ी थीं, लेकिन इन उम्मीदों में बहू के लिए प्यार कम और कर्तव्य ज्यादा था। वे बहू को एक जिम्मेदारी के रूप में देख रही थीं, बेटी के रूप में नहीं। उनके लिए बेटी और बहू की भूमिकाएं बिल्कुल अलग थीं। यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसका सामना रुचि को जल्द ही करना था। जिस दिन रुचि दुल्हन बनकर चौधरी परिवार में आई, उस दिन घर में बहुत रौनक थी। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। गांव की औरतें मंगल गीत गा रही थीं। रुचि ने लाल रंग का भारी लहंगा पहना हुआ था। उसका चेहरा घूंघट से ढका था। वह धीरे धीरे कदमों से घर के अंदर आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक नया घर, नए लोग और नई जिम्मेदारियां उसका इंतजार कर रही थीं। कावेरी देवी ने आरती की थाली लेकर अपनी बहू का स्वागत किया। उन्होंने रुचि के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। रुचि के लिए सब कुछ नया था। सूरजपुर की सुबह शहर की सुबह से बहुत अलग थी। यहाँ चिड़ियों की चहचहाहट के साथ दिन शुरू होता था। रुचि ने बहुत जल्दी घर के तौर तरीके सीख लिए। वह सुबह सबसे पहले उठती, आंगन में झाड़ू लगाती, पूजा पाठ करती और फिर सबके लिए चाय बनाती। वह कावेरी देवी के पैर छूकर ही अपने दिन की शुरुआत करती थी। कावेरी देवी उसके काम से खुश थीं, लेकिन वे कभी खुलकर उसकी तारीफ नहीं करती थीं। उन्हें लगता था कि यह सब तो एक बहू का कर्तव्य ही है, इसमें तारीफ करने वाली कोई बात नहीं है। रुचि ने अपनी मुस्कान और शांत स्वभाव से घर का दिल जीतने की कोशिश की। वह हर किसी की जरूरतों का ख्याल रखती थी। हरदेव सिंह को समय पर अखबार और चश्मा देना, राघव के लिए टिफिन तैयार करना और कावेरी देवी की हर छोटी बड़ी बात मानना, यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। वह कम बोलती थी और ज्यादा सुनती थी। वह जानती थी कि इस परिवार में अपनी जगह बनाने के लिए उसे बहुत धैर्य की जरूरत होगी। वह एक बहू बनकर आई थी, लेकिन उसके दिल में इस परिवार की बेटी बनने की एक छोटी सी इच्छा थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। रुचि घर के हर काम में निपुण हो गई। वह स्वादिष्ट खाना बनाती, कपड़े धोती और घर को साफ सुथरा रखती। उसने घर की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से अपना लिया था। राघव को अपनी पत्नी पर बहुत गर्व था। वह देखता था कि रुचि कितनी मेहनत करती है। वह कभी कभी अपनी माँ से कहता, माँ, रुचि बहुत थक जाती है, आप उसे थोड़ा आराम करने दिया करें। लेकिन कावेरी देवी का जवाब हमेशा एक जैसा होता, बहू है, काम नहीं करेगी तो क्या करेगी। हमने भी अपनी सास की बहुत सेवा की है। चौधरी परिवार में बहू और बेटी के बीच का अंतर साफ दिखाई देता था। जब भी बेटी नेहा मायके आती तो कावेरी देवी की दुनिया बदल जाती थी। वे अपनी सारी चिंताएं भूलकर बस अपनी बेटी की सेवा में लग जाती थीं। नेहा के लिए खास पकवान बनते थे। उसे कोई काम करने नहीं दिया जाता था। कावेरी देवी कहती, मेरी बेटी ससुराल में बहुत काम करती है, यहाँ तो वह आराम करने आई है। वे नेहा के साथ घंटों बैठकर बातें करती, उसके सुख दुख सुनती। पूरा घर नेहा की हंसी से गूंज उठता था। ये सब देखकर रुचि को थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन वह चुप रहती थी। एक बार की बात है, नेहा मायके आई हुई थी। उसी दिन घर में कुछ मेहमान भी आ गए। रुचि सुबह से रसोई में काम कर रही थी। उसने अकेले ही सबके लिए खाना बनाया। जब वह खाना परोस रही थी तो गलती से उसके हाथ से दाल की एक कटोरी गिर गई।
कावेरी देवी ने सबके सामने उसे डांट दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें कोई काम ठीक से करना नहीं आता, देखो सारा फर्श खराब कर दिया। रुचि की आंखों में आंसू आ गए। वह सिर झुकाकर फर्श साफ करने लगी। उसी समय नेहा ने अपनी नई साड़ी दिखाते हुए कहा, माँ देखो ये कैसी लग रही है। कावेरी देवी का गुस्सा तुरंत गायब हो गया और वे अपनी बेटी की तारीफ करने लगीं। रुचि ने इस भेदभाव को महसूस किया, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि यह इस घर का नियम है। बहू का काम सेवा करना है और बेटी का काम लाड़ प्यार पाना है। वह अक्सर सोचती थी कि क्या वह कभी इस घर में बेटी जैसा सम्मान पा सकेगी। वह भी तो किसी की बेटी थी, वह भी अपने माता पिता की लाडली थी, लेकिन ससुराल में उसकी पहचान सिर्फ एक बहू की थी। वह अपनी सारी इच्छाओं को मन में दबाकर बस अपने कर्तव्यों को पूरा करती रही। उसकी खामोशी में भी एक तरह की ताकत थी। एक और घटना हुई। रुचि की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे हल्का बुखार था। फिर भी वह सुबह उठी और घर के काम में लग गई। कावेरी देवी ने उससे पूछा तक नहीं कि उसकी तबीयत कैसी है। उन्होंने उसे रसोई का काम सौंप दिया। उसी दिन नेहा ने फोन करके बताया कि उसे हल्की सी खांसी है। कावेरी देवी बहुत परेशान हो गईं। उन्होंने तुरंत राघव को फोन किया और कहा, जल्दी से डॉक्टर को लेकर नेहा के ससुराल जा, पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी। रुचि यह सब चुपचाप सुनती रही। उसे समझ आ गया था कि इस घर में बहू का दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। रुचि ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह अपने प्यार और सेवा से एक दिन सबका दिल जरूर जीतेगी। वह हर किसी का ख्याल रखती थी, चाहे कोई उसकी परवाह करे या न करे। वह जानती थी कि हरदेव सिंह को घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वह रोज सुबह गर्म तेल से उनके पैरों की मालिश करती थी। शुरू में हरदेव सिंह को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत हो गई। रुचि की सेवा से उन्हें बहुत आराम मिलता था। वे मन ही मन अपनी बहू की तारीफ करते थे, लेकिन कभी मुंह से कुछ नहीं कहते थे। कावेरी देवी को पूजा पाठ का बहुत शौक था। रुचि उनके लिए रोज सुबह ताजे फूल तोड़कर लाती थी। वह पूजा की सारी तैयारी पहले से ही करके रखती थी। वह कावेरी देवी के साथ बैठकर भजन सुनती थी। कभी कभी कावेरी देवी उसे रामायण पढ़कर सुनाती थीं। उन पलों में सास और बहू के बीच एक अनकहा रिश्ता बनता था। कावेरी देवी को रुचि का साथ अच्छा लगने लगा था, लेकिन वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती थीं। उनके मन में सालों से जमी बहू बेटी की धारणा बहुत मजबूत थी। उसे तोड़ना आसान नहीं था। रुचि ने सिर्फ घर के लोगों का ही नहीं, बल्कि घर का भी पूरा ध्यान रखा। उसने घर के पुराने संदूकों में रखे कपड़ों को धूप दिखाई। उसने अचार और मुरब्बे बनाए। उसने घर के छोटे मोटे खर्चों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। उसकी समझदारी से घर में बचत भी होने लगी। राघव यह सब देखता था और बहुत खुश होता था। उसे पता था कि उसने एक हीरा चुना है। वह अपनी पत्नी को बहुत सम्मान देता था और हमेशा उसका साथ देता था। राघव का साथ ही रुचि की सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे रुचि परिवार का एक अटूट हिस्सा बन गई। उसके बिना घर का कोई काम पूरा नहीं होता था। अगर वह एक दिन बीमार पड़ जाती तो पूरे घर की व्यवस्था बिगड़ जाती थी। तब कावेरी देवी को एहसास होता था कि रुचि उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन वे फिर भी अपनी सोच को बदल नहीं पा रही थीं। वे रुचि को एक अच्छी और कर्तव्यनिष्ठ बहू मानती थीं, लेकिन बेटी का दर्जा देना उनके लिए अभी भी बहुत मुश्किल था। रुचि अपने सेवा के पथ पर बिना किसी उम्मीद के चलती रही। वह बस अपना कर्म कर रही थी। एक दिन अचानक हरदेव सिंह की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार आया और वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। गांव के वैद्य ने आकर देखा और कहा कि उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना होगा। यह सुनकर पूरा परिवार घबरा गया। राघव तुरंत अपने पिता को शहर ले जाने की तैयारी करने लगा। कावेरी देवी का रो रो कर बुरा हाल था। वे बार बार भगवान से अपने पति की सलामती की दुआ कर रही थीं। ऐसे मुश्किल समय में
रुचि एक चट्टान की तरह परिवार के साथ खड़ी रही। उसने कावेरी देवी को संभाला और उन्हें हिम्मत दी। अस्पताल में हरदेव सिंह को भर्ती कर लिया गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें निमोनिया हो गया है और उन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही रहना होगा। राघव दिन में अस्पताल में रहता था और रात को रुचि रहती थी। रुचि ने दिन रात एक कर दिए। वह अपने ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। वह उन्हें समय पर दवा देती, उनके लिए घर से सूप बनाकर लाती और उनके कपड़े बदलती थी। वह पूरी रात जागकर उनके पास बैठी रहती थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं थी। कावेरी देवी घर पर अकेली थीं और बहुत चिंतित थीं। रुचि रोज उन्हें फोन करके हरदेव सिंह की तबीयत के बारे में बताती थी। वह उन्हें दिलासा देती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कावेरी देवी अपनी बहू की आवाज में एक अजीब सा सुकून महसूस करती थीं। वे सोचने लगीं कि अगर आज रुचि उनके साथ न होती तो वे इस मुश्किल का सामना कैसे करती। उनकी अपनी बेटी नेहा तो बस एक बार फोन करके हालचाल पूछकर रह गई थी, लेकिन उनकी बहू अपनी जान की परवाह किए बिना उनके पति की सेवा कर रही थी। एक रात हरदेव सिंह को बहुत बेचैनी हो रही थी। रुचि उनके पास बैठी उनका सिर दबा रही थी। हरदेव सिंह ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो, तुम बहुत थक गई हो। रुचि की आंखों में आंसू आ गए। आज पहली बार उसके ससुर ने उसे बेटी कहा था। यह एक शब्द उसके सारे दुखों और थकान को दूर कर गया। उसे लगा कि उसकी सालों की तपस्या आज सफल हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, बाबूजी आप चिंता न करें, मैं यहीं हूं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। उस रात अस्पताल के उस छोटे से कमरे में एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। जब हरदेव सिंह अस्पताल में थे तो गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं। कुछ औरतें कावेरी देवी के पास आकर सहानुभूति जताती, लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही कहती। एक दिन पड़ोस की एक औरत कमला कावेरी देवी के पास आई। उसने कहा, कावेरी बहन, सुना है तुम्हारी बहू अस्पताल में ससुर की सेवा कर रही है। आजकल की लड़कियां कहां ऐसा करती हैं, लेकिन बहू तो बहू ही होती है, बेटी जैसी सेवा थोड़े ही कर पाएगी। तुमने अपनी बेटी नेहा को क्यों नहीं बुलाया? बेटा तो बेटा होता है। यह सुनकर कावेरी देवी का मन दुखी हो गया, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पाईं। ये बातें रुचि के कानों तक भी पहुंचती थीं। जब वह कभी कभी घर आती तो गांव की औरतें उसे घेर लेतीं। वे उससे पूछतीं, रुचि तुम अकेले सब कैसे संभाल रही हो? तुम्हारा पति राघव तो है, पर बेटी की बात ही और होती है। कावेरी को नेहा को बुला लेना चाहिए था। रुचि उनकी बातें सुनती, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं देती। वह बस मुस्कुरा देती। उसका मानना था कि शब्दों से ज्यादा कर्म बोलते हैं। उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना था। वह जो कर रही थी वह अपना कर्तव्य समझकर कर रही थी, किसी दिखावे के लिए नहीं। एक शाम जब रुचि अस्पताल से लौटी तो वह बहुत थकी हुई थी। चौपाल पर बैठी कुछ औरतों ने उसे देखकर ताना मारा। एक ने कहा, देखो बेचारी का क्या हाल हो गया है, बहू होने का कर्ज चुका रही है। दूसरी बोली, हाँ अगर अपनी माँ होती तो इतना नहीं करती। रुचि ने उनकी बातें सुनी। वह उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, चाची आप सही कह रही हैं, मैं बहू होने का कर्ज चुका रही हूँ, लेकिन यह कर्ज चुकाने में मुझे बहुत खुशी मिल रही है। वे मेरे पिता जैसे हैं, उनकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। रुचि का जवाब सुनकर सभी औरतें चुप हो गईं। रुचि के धैर्य और सकारात्मकता ने धीरे धीरे लोगों की सोच पर असर डालना शुरू कर दिया। वे देखते थे कि वह बिना किसी शिकायत के अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। वह न केवल अपने ससुर की देखभाल कर रही थी, बल्कि अपनी सास को भी हिम्मत दे रही थी। गांव के कुछ समझदार लोग रुचि की तारीफ करने लगे। वे कहते कि चौधरी हरदेव सिंह बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसी बहू मिली। रुचि ने अपने व्यवहार से यह साबित कर दिया था कि सेवा और समर्पण का किसी रिश्ते के नाम से कोई लेना देना नहीं होता, यह तो बस दिल से होता है।
कुछ दिनों बाद जब हरदेव सिंह की हालत में थोड़ा सुधार हुआ तो नेहा अपने पति के साथ पिता को देखने आई। वह अस्पताल में बस कुछ घंटे ही रुकी। उसने अपने पिता से बात की और फिर अपनी मां के पास आकर बैठ गई। कावेरी देवी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने नेहा से कहा, बेटी तू आ गई, देख तेरे पिताजी कितने बीमार हैं, मैं तो बहुत डर गई थी। नेहा ने अपनी मां को गले लगा लिया और कहा, मां आप चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके शब्दों में वह गहराई नहीं थी जो रुचि के कामों में थी। नेहा अपनी मां के साथ घर आई। उसने देखा कि घर कितना बिखरा हुआ है, रसोई में बर्तन पड़े थे। कावेरी देवी ने कहा, क्या करूं बेटी, मेरा तो किसी काम में मन ही नहीं लगता। रुचि बेचारी अकेले सब कुछ कर रही है, अस्पताल और घर दोनों जगह भाग दौड़ कर रही है। नेहा ने अपनी मां की बात सुनी, लेकिन उसने घर का कोई काम नहीं किया। वह अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। उसने कहा कि सफर की वजह से वह बहुत थक गई है। कावेरी देवी को अपनी बेटी का यह व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन नेहा ने अपनी मां से कहा, मां मुझे वापस जाना होगा, बच्चों की परीक्षा है और इनके ऑफिस में भी जरूरी काम है। कावेरी देवी हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, बेटी लेकिन तेरे पिताजी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, तू कुछ दिन और रुक जाती। नेहा ने जवाब दिया, मां आप समझती क्यों नहीं, मेरा भी तो अपना घर परिवार है, मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकती। वैसे भी भाभी तो हैं ही सब कुछ संभालने के लिए। ये सुनकर कावेरी देवी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें अपनी बेटी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उस शाम जब रुचि अस्पताल से घर लौटी तो उसने देखा कि कावेरी देवी चुपचाप आंगन में बैठी हैं। रुचि उनके पास गई और उनके कंधे पर हाथ रखा। कावेरी देवी ने अपनी बहू की तरफ देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, रुचि। नेहा चली गई। उसने कहा कि उसका भी अपना घर है। रुचि ने अपनी सास को संभाला और कहा, मां जी आप दुखी मत होइए, वह ठीक कह रही है, उसका भी अपना परिवार है, अपनी जिम्मेदारियां हैं, मैं हूं ना आपके साथ, हम सब मिलकर बाबूजी को ठीक कर लेंगे। उस दिन कावेरी देवी को पहली बार बहू और बेटी के बीच का असली अंतर समझ में आया। हरदेव सिंह कुछ हफ्तों बाद पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आए। उनके घर आने पर गांव के लोग उनसे मिलने आए। घर में फिर से रौनक लौट आई थी। हरदेव सिंह और कावेरी देवी अब पूरी तरह बदल चुके थे। बीमारी की घड़ी ने उन्हें जीवन की एक बड़ी सच्चाई सिखा दी थी। उन्होंने देख लिया था कि मुश्किल समय में कौन उनके साथ खड़ा रहा। गांव के लोग चौपाल पर बैठे थे और हरदेव सिंह का हाल चाल पूछ रहे थे। उसी समय रुचि सबके लिए चाय लेकर आई। वह हमेशा की तरह सिर पर घूंघट डाले हुए थी। कावेरी देवी अपनी जगह से उठी। वे रुचि के पास गईं और सबके सामने उसका घूंघट उठाया। उन्होंने रुचि का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। गांव के सभी लोग हैरान होकर यह देख रहे थे। कावेरी देवी ने भरी हुई आवाज में कहा, आज मैं आप सबके सामने कुछ कहना चाहती हूं। हम हमेशा कहते हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। मैं भी यही मानती थी, लेकिन मेरी इस बहू ने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया है। जब मेरा सुहाग अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, तब मेरी बेटी कुछ घंटों के लिए आई और चली गई। लेकिन यह मेरी बहू, इसने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने आगे कहा, इसने एक बेटी से भी बढ़कर हमारी सेवा की है। इसने हमें एक नया जीवन दिया है। आज से यह सिर्फ मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी है। यह इस घर की बेटी है। यह सुनकर हरदेव सिंह ने भी हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, कावेरी सही कह रही है, रुचि हमारी बेटी है, हमें इस पर गर्व है। गांव के लोग यह देखकर भावुक हो गए। उन्होंने तालियां बजाकर कावेरी देवी की बात का समर्थन किया। रुचि की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे आज वह सम्मान मिला था जिसकी वह हमेशा से हकदार थी। उस दिन सूरजपुर गांव में एक नई परंपरा का जन्म हुआ। लोगों ने सीखा कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि प्यार, सेवा और समर्पण से बनते हैं।
बहू भी बेटी जैसी हो सकती है अगर उसे बेटी जैसा प्यार और सम्मान दिया जाए। कावेरी देवी ने रुचि को गले लगा लिया। सास और बहू का यह मिलन सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि दो पीढ़ियों और दो अलग अलग सोच का मिलन था। कहानी की सीख स्पष्ट थी, बहू भी बेटी जैसी होती है। यह एक साधारण सी बात थी जिसे समझने में सूरजपुर को थोड़ा समय लगा, लेकिन जब उन्होंने समझा तो समाज की एक बहुत बड़ी बुराई दूर हो गई।